Good afternoon, sir, and good afternoon, madam. CBSE कॉम्पिटिटिव स्कूल के द्वारा आयोजित आज का डिबेट जीएस पे आधारित है, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो जीएस है जिसका फुल फॉर्म है जनरल स्टडीज़, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा स्कूल है सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहानिया में जो जीएस का जो सब्जेक्ट है वो पहली बार जो है स्कूल के मतलब दौरान ही आपको जो है तैयारी करवाया जाता है जनरल स्टडीज़ का। और भारत में ऐसा कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें स्कूल में जो है जीएस पढ़ाया जाता है। सर का जो है सर जो है भविष्य को देखते हुए, जैसे बहुत सारे बच्चे का जो 9-10 के पास जब एग्ज़ाम पास करते हैं तो उनका जो एम रहता है वो क्या रहता है, या तो आईआईटी या तो नीट। यदि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स का यदि आईआईटी और नीट नहीं निकला तो उनके पास जो है ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ की अभाव होता है, उसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए वो बैंकिंग में जाना चाहते हो, एसएससी करना चाहते हो, या रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हो, या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, सो ऑन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आपको जो सब्जेक्ट होता है वो जीएस होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। तो इसी को सर ध्यान में रखते हुए स्कूल के दौरान ही जब आपका स्कूलिंग चल रहा है उसी में आपको जो है जीएस की जो है पूरी तैयारी करवाई जाती है। जिस प्रकार से आज के डेट में जो है आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए जो 6th क्लास से ही आपको जो है 7th क्लास से ही तैयारी करवाई जाती है, उसी को देखते हुए जो है जनरल स्टडीज की जो तैयारी है वो आपको जो है 8, 9, 10 से जो है स्कूल के द्वारा जो है करवाई जाती है। और हमारे एमडी सर ने जो है इस बात को बहुत फ्यूचरिस्टिक देखा, इसके लिए हम जो है एमडी सर और मैम को जो है उनके लिए एक बिग क्लैप बनता है। तो आज के जो हमारा डिबेट है जीएस का, उसमें हमारे पार्टिसिपेंट हैं, तो आप एक एक करके अपना इंट्रो दें क्लास और नाम के साथ। कुमारी श्वेता, My name is Kali Kumari. I read in class 10th. My name is Shol Kumar. I read in class 10th. I am MD Mazhar from class 10th. Razan Pal from 10th. Prabhat Kumar from class 10. Asutosh Kumar from 9th. Myself Suresh Kumar from class 9th. तो पहला जो है हमारा जो आज का डिबेट है जीएस में, आपको पता है जनरली जो है मेनली जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। तो हमारा जो है डिबेट है वो पॉलिटी पे है। तो हम पॉलिटी को जो है शुरुआत करने से पहले आप सबको पता है जो पॉलिटी का हिंदी क्या होता है, राज्य व्यवस्था। तो हमारा जो देश चल रहा है किसके तहत चलता है, किस लॉ के तहत? लॉ कहाँ पे रखा हुआ है? संविधान में, ठीक है। तो हम आज जो हमारा टॉपिक आधारित होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पॉलिटिकल व्यवस्था है, सिस्टम है, वो किस तरह से चलता है। तो हम आज जो है उसको हम अध्ययन के लिए क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आज का जो डिबेट है हमारा पॉलिटी का अर्थात है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम टेबल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि बताइए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? Constitution is a written rule due to which our country is going on and our government are going on due to Constitution. बताइए पॉलिटी का अर्थ क्या होता है? टेबल नंबर 2। राज्यसभा। पॉलिटी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉलिटी? हाँ, पॉलिटी में हम अपने संविधान के बारे में, साथ ही अपने राइट्स जो हमारे हैं उनके बारे में जानते हैं, साथ ही लोगों के लिए कौन सा राइट है और कौन से सिटीजन्स के लिए राइट है और ये सब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। पॉलिटी क्या है? Polity will decide about our nation, how to govern the people in our nation. बताइए। Sir, polity is a subject in which we study about the political system of our country. सही आंसर बताइए। पॉलिटी क्या है? Polity is derived from a Latin word polis, that means a political information through which our country should run and how to it govern. पॉलिस का अर्थ क्या होता है? बाद में पॉलिस किस वर्ड में कन्वर्ट हुआ? Police city state. सिटी स्टेट। वेरी And गुड, after that empire and nation state. ठीक है, वेरी गुड। सिटी स्टेट क्या होता है? टेबल नंबर 5 6। When a city behaving like a state, then it is called city. In city state, such as on the basis of language, culture, and religion.
स्टेट क्या होता है? टेबल नंबर 7। स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, लेजिस्लेचर हो, सोवरेनिटी हो। स्टेट बाद में किस में कन्वर्ट हो गए आने वाले समय में? नेशन स्टेट में। नेशन स्टेट। नेशन क्या है? नेशन जब कोई कंट्री एक कॉमन थिंग, कॉमन कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज से जुड़ा हो उसे नेशन कहते हैं। इंडिया का नेशन स्टेट है नो सर, क्या? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कल्चर होता है। जो नेशन स्टेट नहीं है तो क्या है इंडिया? बोलेगा नहीं प्लीज। क्या है? इंडिया नेशन स्टेट नहीं है तो क्या है? टेबल नंबर 2। यहाँ पे अलग-अलग मतलब डिफरेंट कास्ट, कौन रिलीजन। बताएगा? बताइए टेबल नंबर 3। डेमोक्रेटिक है। बताइए टेबल नंबर 7। इंडिया डाइवर्स कंट्री है। टेबल नंबर 4। इंडिया इज ए स्टेट ऑफ नेशन। स्टेट ऑफ द नेशन का क्या अर्थ होता है? टेबल नंबर 6 बताइए। State of the nation means different culture, different religion, different language. ठीक है, तो इंडिया में है? Yes, sir. वेरी गुड। अब बताइए टेबल नंबर 3 कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution is a basic structure of our country. It is a written form. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? टेबल नंबर 4। A constitution, the constitution is a set of rules according to which our country govern. It is a written document. वेरी गुड। टेबल नंबर 5 व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है? बिना संविधान के भी तो कई सारे देश चल रहे हैं, तो भारत को क्यों आवश्यकता है संविधान की? As you know, India is a democracy country, and constitution provide how the what is the rights of the peoples and what is the right of government. Constitution provide against the government and not by the government. ठीक है, बताइए टेबल नंबर 5 6 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, Yes. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए। किसने जो है आइडिया दिया और Constituent कब जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसके दौर पर टर्म को बताइए, डिमांड को बताइए। Constituent Assembly आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ये पहली बार फर्स्ट टाइम in 1924 स्वराज पार्टी for demanding for Constituent Assembly. Then after in 1934 M.N. Roy put forward for Constituent Assembly. Then after in 1935 Indian National Congress also put forward of countries. And in 1940 due to in 1940 अगस्त ऑफर के तहत उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। Then in 1942 क्रिप्स मिशन के तहत इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। Then in 1946 कैबिनेट मिशन के तहत इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसमें 3 मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, किसने 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। वेरी गुड। बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टेबल नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताइए, कब फॉर्म हुआ था? ठीक है, वहाँ से लेके और आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो काम करना शुरू किया था तब तक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 को बना था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर जाते थे, पॉपुलेशन के बेस पे था। 10 लाख पॉपुलेशन पे एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ था 389 में 3 भागों में बढ़ गया था। प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश स्टेट, प्रिंसली स्टेट और चीफ कमिश्नर। ब्रिटिश स्टेट से 292 जाते थे और प्रिंसली स्टेट से 93 जाते थे और चीफ कमिश्नर से 4 जाते थे। और फिर 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हेल्ड ऑन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग को बाइकआउट कर दिया गया और उस दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। और फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए, एस.सी. मुखर्जी और ब्यूटी की मचानी। वेरी गुड। अब बताइए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का अदर नेम क्या है? Historic revolution. Historic revolution. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का अदर नेम क्या है? Historic revolution. बताइए टेबल नंबर 1 बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है। टेबल नंबर 2 प्रियम्बल। प्रियम्बल सुनाइए।
We the people of the India, having the solemn resolve to constitute India as a secular democratic republic and secure to all its citizens, justice, social, economic and political, legality of the thought of equality and worship, and equality to promote the justice. And fraternity means the ensuring the dignity of the nation and integrity of nation. बताइए प्रियम्बल का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रियम्बल का नेचर मतलब सब ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, नेचर सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक. और भी है, कौन बताया? फ्रेटर्निटी और सोवर्निटी. वेरी गुड. बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कितने भागों में काम कर रहे थे? टेबल नंबर 3. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 3 भागों में. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 भागों में बांटा गया था. दोनों भागों का नाम बताइए. एक लेजिस्लेटिव बॉडी था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था. लेजिस्लेटिव बॉडी का लेजिस्लेटिव बॉडी का हेड कौन था? लेजिस्लेटिव बॉडी का जीवी मोहनकर थे. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. अब बताइए टेबल नंबर 4. बताइए 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या क्या हुआ था? सर 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों को लागू किया गया था. जैसे में हमारा नेशनल एंथम था उसको भी, और उसके साथ नेशनल फ्लैग नहीं सर, नेशनल फ्लैग को नहीं थी. कौन सा बताया? बताइए टेबल नंबर 5. On 24th January 1950, our President Rajendra Prasad is elected, and national anthem, national song is also elected. This is last session of our Constituent Assembly, and it is 11th session. ठीक है. और कोई बताएगा इसमें ऐड करेगा? नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम वो सब जोड़ा गया था. वही 24 जनवरी. 24 जनवरी. ठीक है. और प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया था बताइए? 22 जनवरी 1947. कितना? 22 जनवरी 1947. प्रियम्बल सुनाइए टेबल नंबर 3. We the people of India, having solemnly resolved, constitute into a secular socialist republic and democratic republic to constitute into प्रियम्बल सुनाइए टेबल नंबर 4. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1946, we do hereby enact, adopt and give to ourselves this Constitution. 1946 होगा. 1949. 1949. टेबल नंबर 6. टेबल नंबर 5. बताइए सर, सरदार पटेल के पास कौन कौन सी जो है कमेटी के हेड थे? Advisory Committee of Minorities or provincial head of the committee. और कुछ थे? Home Minister in कमेटी की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर की बात है. Advisory Committee of Minority and provincial. बताइए ऐड करिए. Advisory Committee on Fundamental Rights. बताइए सरदार पटेल, सॉरी पंडित नेहरू की बात. कौन से कमेटी के हेड थे? पंडित नेहरू यूनियन स्टेट के हेड थे, और यूनियन स्टेट के हेड थे, और यूनियन पावर के हेड थे, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. स्टडी कमेटी के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वेरी गुड. सूरज थोड़ा तुम दूर करो अपना, सटा के मत बोलिए. फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे देश के आज़ादी से पहले? फाइनेंस मिनिस्टर
लियाकत अली खान। रेलवे मिनिस्टर, टेबल नंबर 1। जोन में थे। कौन थे? जोन में थी। वही बताइए, सही बोल रहे। बताइए कुल कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कुल कितने मेंबर थे? हाँ। 11। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल कितने 289। कितने थे? सबसे पहले 389 थे, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लेजिस्लेचर को बाइकआउट किया 299 हो गए। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कितना हुआ? 299। 299 कितने चले गए? इसमें से माइनस कर 389 में से 90 माइनस कर दीजिए। 90 चले गए। ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। बताइएगा टेबल नंबर 2, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? Fundamental rights, independence of judiciary, and impeachment of the president and vice president, and removing of the high court and supreme court judge. कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से कनाडा जॉइंट सीटिंग कनाडा। आप दोनों में से बताइए कौन बताएगा ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया दोनों में से? ऑस्ट्रेलिया से। बताइए कनाडा से क्या लिया गया बजट? सर कनाडा से लिया गया था फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और वहाँ से लिया गया था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। और बताइए आयरलैंड से क्या लिया गया था टेबल नंबर 5? आयरलैंड से DPSP और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इन आयरलैंड से, और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वहाँ से बताइए ब्रिटेन से। हाँ टेबल नंबर 5 6। पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, पूरा करिए। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, बाईकैमरल, इंडिपेंडेंट। यूएसएसआर से क्या लिया गया है? यूएसएस हाँ यूएसएसआर का फुल फॉर्म बोलिए। कौन बताएगा यूएसएसआर का फुल फॉर्म? बताइए टेबल नंबर 3। इंडियन सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? रसिया। तो बताइए रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है सूरज? जस्टिस। फ्रांस से क्या लिया गया है टेबल नंबर 1? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एंड रिपब्लिक। ठीक। हमारे संविधान में जो है कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल थे? 470 आर्टिकल था, और पहले मतलब 10 था, फिर बाद में 12 शेड्यूल कर दिया गया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? कितने हमारे संविधान में आर्टिकल शेड्यूल्स थे? मतलब पहले ये मतलब क्या होता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? 400 आर्टिकल था। बताइए टेबल नंबर 2। 375 आर्टिकल्स थे, 10 शेड्यूल थे और 12 पार्ट्स थे। कौन बताएगा आप लोगों में से? बताए फर्स्ट 4 बताओ। 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट और 800। अरे वो अभी कितने टेबल नंबर 3 बताइए। 495 आर्टिकल है। ठीक है। 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। बताइए सर 470 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल और ऊपर से प्रीएम्बल। प्रियम्बल में तो बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल भी है। ठीक। बताइए टेबल नंबर 5 4 9 शेड्यूल के बारे में बताइए। सर 9 शेड्यूल में सर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म फॉर व्हाट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 किस राज्य के कारण? सर फॉर बिहार। ठीक है। उसमें क्या था? सर उसमें जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया था और लैंड रिफॉर्म। 11 शेड्यूल क्या है टेबल नंबर 5?
11th schedule Panchayat. It was adopted in 13 Constitutional Amendment Act 1992. कौन से पार्ट में रखा गया उसको? Part 11. किस पार्ट में रखा गया पंचायत को? Part 9. Part 9. ठीक। बताइए 12th शेड्यूल के बारे में बताइए, टेबल नंबर 6। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज है, इसे 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लिया गया था इन 1992 पार्ट 9A। ठीक है। बताइए 7th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, टेबल नंबर 7? 7th शेड्यूल में लिस्ट के बारे में दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है। ठीक है। 8 में क्या दिया है? लैंग्वेज के बारे में दिया गया, जो ओरिजिनली 14 थे, अब 22 हो गए। 22 लैंग्वेज। पहले कितने थे? 14। बिहार से कौन लैंग्वेज है? मैथली। बंगाली? मैथली। मैथिली। ठीक। 2nd शेड्यूल के बारे में बताइए, टेबल नंबर 1। इमोलूमेंट्स के बारे में बताया गया और प्रोविज़न के बारे में बताया गया, जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में और मिनिस्टर्स के बारे में। टेबल नंबर 2 बताइए, राइट करिए उसको। 2nd शेड्यूल क्या है? Privilege and allowances of the President, Deputy Speaker, Speaker, Member of the Lok Sabha, Rajya Sabha. टेबल नंबर 3 3rd शेड्यूल के बारे में बताइए। 3rd शेड्यूल ऑथ एंड एफर्मेटिव ऑफ शपथ लेने की बात कर रही है 3 शेड्यूल में। शपथ लिया। 4th शेड्यूल में टेबल नंबर एलोकेशन ऑफ सीट टू द लोकसभा राज्यसभा। ठीक। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग करते हैं। टेबल नंबर 5 बताइएगा, यूनिटरी बायस का क्या अर्थ होता है? यूनिटरी बायस मतलब कि कोई एक सेंटर में सारा पावर आ जाता है। क्या? सेंट्रल ऑल द पावर्स इज concentrated in the central level, union फेडरल सिस्टम का क्या? federal is distribution of power between union list, state list and local government. आर्टिकल 1 क्या है? टेबल नंबर 6। India that is the Bharat as the union of the state and the federal system. यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स का क्या अर्थ होता है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स बताइए। इसका मतलब है कि सारे राज्य के लिए ये देश है, और कोई राज्य में हम लोग के टेरिटरी से अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 1 को कौन डिफाइन करेगा पूरी तरह से? बताइए, टेबल नंबर 5। Article 1 defines that Article 1 defines that India, that is Bharat, is rather than federation of a state. It is a union of a state. That means all the states living together, and only a single state can never be divided from its. वेरी गुड। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या अर्थ होता है कि हमारा देश जो है कि जैसे अमेरिका जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, मगर अमेरिका जो 50 राज्यों का समूह है, उसको जब मन होगा अमेरिका से अलग हो सकता है, मगर इंडिया का जो हमारा स्टेट है वो जो है भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। उसी को क्या बोला जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। 8 किसकी बारी है? आर्टिकल 2 बताइए। आर्टिकल 2 क्या है? सर इसमें मतलब जिसमें किसी न्यू स्टेट मतलब न्यू यूनियन को एडमिट कर सकते हैं, जिसमें सिक्किम हुआ था 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। वेरी गुड। आर्टिकल 3 क्या है? Sir, Article 3 creation of new state and change in the boundaries of the territory. आर्टिकल 4 क्या है? Changing of union, changing of name of the states, and forming a new state cannot be said amendment act under the Article 368. बताइए, टेबल नंबर 6। हमारे जो देश में जो कितने प्रकार के लोग रहते हैं? 2 प्रकार के, कौन कौन? एक सिटीजन और एक एलियंस और फॉरेनर। तो हमारे देश में एलियंस को कौन कौन सा राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। बताइए, सिटीजनशिप की चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल टेबल नंबर 7। सिटीजनशिप किस आर्टिकल में है? किस कहाँ चर्चा किया गया हमारे संविधान में?
सिटीजनशिप का बताइए टेबल नंबर 8 आर्टिकल 5 to 11 और कौन से पार्ट में? पार्ट 2 पार्ट 2 आर्टिकल 5 क्या है? जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उस समय के सारे हमारे सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 6 जब एक बंटवारा हो गया था तो पाकिस्तान से जो इंडिया आ गए थे वो हमारे सिटीजन्स हैं। वेरी गुड। आर्टिकल 7 क्या है? तो जो इंडिया के थे पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए फिर इंडिया में आ गए। आर्टिकल 8 आर्टिकल 8 है कि अगर कोई भी किसी अदर कंट्री में चला जाता है तो उसका वो मतलब सिटीजनशिप से ले जाता है। आर्टिकल 8 बताइए। आर्टिकल 8 जन्म से सिटीजनशिप ठीक है। आर्टिकल 9 टर्मिनेशन किस आधार पे? जैसे में किसी देश का मतलब नागरिकता ले लिया तो इस देश का नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत देश की। भारत। आर्टिकल 10 क्या है? टेबल नंबर 4 सर आर्टिकल 10 है कि जैसे पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है सिटीजनशिप पे और उसी लॉ वो लॉ चाहेगा तो सिटीजनशिप खत्म कर सकता है, कंटिन्यू कंटिन्यू कर सकता है। कंटिन्यू। आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 11 सर पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ बना सकता है जिससे तो आपसे पहले बोला वो आर्टिकल सिटीजनशिप टर्मिनेट वो हो आर्टिकल 11 ठीक है। नेक्स्ट है ये चैप्टर आते हैं फंडामेंटल राइट्स ठीक है। तो हमारे देश में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? टेबल नंबर 5 See, it was 7, but now it is 6. कौन से थे हमारे? So, right to wealth, right to कौन wealth, से हटा दिया गया मतलब right to property, and it is converted into 300A. और कौन सा राइट्स है हमारा? Right to equality, right to freedom, right. नहीं तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया तो कौन सा राइट्स हो गया? वो लीगल राइट है लीगल राइट्स है। कहाँ पे रखा गया उसको? 300A, आर्टिकल 300A में। कौन से अमेंडमेंट के तहत हटाया गया? 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1970। अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? Present time it is 6. कौन कौन से? Right to equality between from the article 14 to 18, right to freedom 19 to 20, right to right against exploitation 21 से 23, and right to freedom of religions 25 से 28, right to constitutional remedies and 32, and cultural and educational right 29 and 30. अरे सही करें केवल नंबर 6 Right to equality from Article 14 to 18, right for freedom Article 19 to 22, right against exploitation 23 and 24, right to religious, right to freedom of religious from Article 25 to 28, cultural and educational rights from Article 29 and 30, and in last right to constitutional remedies Article 32. बताइए आर्टिकल 12 क्या है? फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल के अंदर है? फंडामेंटल राइट मैं कौन आर्टिकल 12 से 12 से 35 तो 12 क्या है? स्टेट डेफिनेशन। स्टेट डिफिनेशन। 13 क्या है? 13 है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते लेकिन अलग से जो चीज़ ऐड करना उसको ऐड करना। 13 क्या है? पार्लियामेंट कोई लॉ बना के ना फ्रीडम राइट टू फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकता, वाइड नहीं कर सकता। बताइए कौन करेक्शन कर सकता है? बताइए केवल पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया है तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेट नहीं होना चाहिए। बताइए टेबल नंबर 4 if parliament made a law and it violates the fundamental right that it shall be claimed as null and void. और उसको फंडामेंटल राइट्स ही नहीं और भी कोई भी ठीक है लॉ कर रहा है आर्टिकल 14 बताइए टेबल नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी और भी इक्वल और भी इसके बाद राइट टू इक्वालिटी कहाँ से लिया गया है? राइट टू इक्वालिटी लिया गया है बताइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कौन बताएगा? टेबल नंबर 3 बताइए ब्रिटेन से और कौन सा इक्वालिटी है? ये राइट टू प्रोटेक्शन लॉ है, प्रोटेक्शन है। कौन बताएगा?
सर 3 टाइप का इक्वलिटी है, जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और कौन बताएगा? एक और है जो यूएसए से लिया गया है, कौन है? इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। यस, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। कहाँ से लिया गया? यूएस अमेरिका। आर्टिकल 15 के बारे में बताइए। आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है राइट टू फ्रीडम। टेबल नंबर 2, राइट अगेंस्ट द right against the discrimination on the sex, birth of place and caste, religious. और एक और है, कितने आधार पे डिस्क्रिप्शन? 5 में आपने बोला। आर्टिकल 16 क्या है? पहले एक बार हेलो बोलो तो सुन ले। हेलो 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 हेलो। इसमें राइट्स दिया गया है, कोई भी अगर पब्लिक वाला कोई जॉब होता है उसमें सभी को राइट्स, अगर कोई भी पब्लिक वाला जॉब है तो उसमें सभी को राइट्स दिया गया है। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 से सबको राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिला है एंड नेशनल सर्विस, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल सर्विस। बताइए टेबल नंबर 4, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 सर, जैसे कोई जॉब है नेशनल गवर्नमेंट सर्विस है तो उसमें भी हम सबको रिजर्वेशन मिलेगा। आर्टिकल 64 में है। हाँ, हम आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। 16 लाइन का है, क्या है बताइए? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द केस ऑफ जॉब, दैट मीन गवर्नमेंट और प्राइवेट। इधर इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता की बात किया गया है। आर्टिकल 17 क्या है? एब्लिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। 18, एब्लिशमेंट ऑफ टाइटल। 19, 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। कितने राइट्स है आर्टिकल 19 में? 6। कौन कौन से बताइए? पहला राइट टू एक्सप्रेस एंड प्रेस दिए, और राइट टू असेंबली। आर्टिकल सही बताइए। आखिर सही। हाँ, 91 में राइट टू प्रेस एंड एक्सप्रेशन, 92 में फ्रीडम ऑफ असेंबली, 93 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, 94 में मूव, तब कहीं भी घूम सकते हैं जाकर, फ्रीली मूव, 95 में रिसाइड टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और 96 में प्रोफेशन प्रोग्रेट एनी ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड बिजनेस। आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड ऑब्सेसिव टुवर्ड पर्सन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सक्लूसिव पर्सन। आर्टिकल 21 क्या है? सर राइट टू लाइफ, 21 ए। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 सर, prevention against detention, like 2 types, punitive and preventive. In punitive there is trial and punishment, but in preventive there is no trial and punishment. Article, उसके बाद आर्टिकल 23 सर, उसमें आएगा prohibition of human trafficking, and in article 24 a prevention of child labor. 25 sir, right to freedom of religion. 26 the person has 3 rights: right to manage its own affairs. Article 27 freedom from taxation for the promotion of religion. आर्टिकल 28 सर, कंटिन्यू करें। There is no educational information can be taught in the institution where governed by the state fund. 29 cultural rights means
Humanity can promote their speech, culture, language. In Article 30, it is a educational right. Humanity can set up and administer their educational institution. 31 right to property. वो right to constitutional remedies. क्या कितने constitutional remedies हैं, कितने प्रकार के होते हैं? Rates जारी किया जाता है। पांच प्रकार के rates। बताइए कौन कौन सा? Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और quo warranto। Define करिए दो। शुरुआत के दो कर। Quo warranto क्या है? To have a body of means any Quo warranto मैंने पूछा। quo warranto। हाँ। Quo warranto means to be certified and warrant। मतलब कोई लीगल वे से कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब, तो कोर्ट उससे पूछेगा कि आप किस लिए कर रहे हैं, तो उसे जवाब देना होगा। और बताइए mandamus क्या है? सर mandamus हाँ सब कि कोई हाँ कोर्ट है, वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उन्हें उनका वर्क मतलब बताएगा कि आपको क्या करना है। हाँ, mandamus का अर्थ कमांड का नाम है। कमांड। प्रोविजन का अर्थ होता है। मतलब प्रोविजन का मतलब है कि अगर पूरी मतलब जो मुजरिम है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना। प्रोविजन मतलब टू प्रोहिबिट, मतलब रोकता है सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ना अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है। और mandamus का अर्थ हो गया। और certiorari का क्या? सर में कोई केस पेंडिंग है लोअर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उससे बोलता है कि वो केस मेरे तरफ है। ठीक है। पूरा ये habeas corpus का क्या? टू हैव द बॉडी ऑफ दिस, इसमें ना आपको प्रोविजन है आपको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और आपकी प्रोविजन फॉर अरेस्ट पूछ सकते हैं। आर्टिकल 34 क्या है? आर्टिकल 34 मींस जब मार्शल लॉ देता है तो आपको मार्शल लॉ फंडामेंटल से रिलेटेड। जी, वेरी गुड। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड। डीपीएसपी का फुल फॉर्म? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएससी मतलब वो है जो पहले लॉ बना दिया जाता है उसको फ्यूचर में मतलब लागू कौन किया बताएगा जाता है। डीपीएसपी का अर्थ क्या होता है? बताइए टेबल नंबर 2। To promote the ideal of social economic democracy। ठीक। वैसे डीपीएसपी होता क्या? वो तुम जान लो, उसका उद्देश्य हो गया। होता क्या? डीपीएसपी क्यों बनाया गया था? क्या जरूरत था डीपीएसपी बनाने का? लोगों को स्टेट पॉलिसी के बारे में बताने के लिए, लोगों को स्टेट पॉलिसी के बारे में बताने के लिए। और कौन बताएगा? बताइए मदर। सर डीपीएसपी को इसलिए बनाया गया था कि जैसे जैसे लोग डेवलप होंगे और एजुकेटेड होंगे उस हिसाब से डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट सरकार जो द्वारा समय समय पर जो है उस पर लागू किया जाएगा। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा उस पर कानून बनाया जाएगा। ठीक है। तो डीपीएसपी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। कौन कौन से? एक गांधीयन और एक गांधीयन का बताइए आप। पहला सर सोशलिस्ट और गांधीयन और लिबरल इंटरसेक्शन। लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल हाँ, आर्टिकल लिबरल आर्टिकल 44, 45, 44 क्या है? 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड। हाँ, यूसीसी। 45 में जिसमें केयर एंड जिसमें सर ये है कि चिल्ड्रन को मतलब कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 साल के हो जाता है और उनको केयर का भी 600 कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बेहतर लाया गया है। और आर्टिकल 47 में है कि आर्टिकल 47
आर्टिकल 47 किसमें है? आर्टिकल 47 सोशलिस्ट में है और कौन बताएगा दोनों में? किसमें आर्टिकल 47? क्या है आर्टिकल 47? उसमें मतलब कोई भी टॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं, मतलब कोई टॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं ड्रिंक्स लेते हैं उसके लिए। अभी हाल में कौन से सरकार ने कानून बनाया इस पे? ड्रग्स टॉक्सिक कहाँ बैन है? बिहार में बिहार में। वही राज्य सरकार ने कानून बनाया, बताया था ना क्लास में। कब बनाया गया था कानून? कब बनाया गया था कानून? सरकार, बिहार सरकार के द्वारा दारू बैन किया गया था आर्टिकल 47 के यूज करके 2012 14 और कोई बोलेगा? आप लोगों में से कोई बताओ। वेरी गुड। 1 अप्रैल 2016 को किया गया। बहुत अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आप पूरा किए इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आर्टिकल कहाँ? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल सर इसने 45 तक 46 तक बताया था। 48 में आया जाएगा तो सर साइंटिफिक फॉरेस्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है और उसके साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न तरीके से उसको और बढ़िया करना है। 48A में नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 49 में सर 49 में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी उसको प्रिजर्व करना है। ये सब 15 में हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम आप बताइए गांधीयन थॉट। में आर्टिकल 43 कोटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। आर्टिकल बताइए। आर्टिकल 43, आर्टिकल 47, 48 और बस। आप बताइए गांधीयन थॉट के बारे में बताइए। आर्टिकल सही। आर्टिकल 43 क्या है? टू प्रमोट विलेज पंचायत। 43, 40 and then 47 to prohibit the intoxicating drugs. 48 slaughter of cows, prohibit slaughter of cows. And 46 increase the interest of SC/ST community, educational SC/ST community. ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए। टेबल नंबर 6। फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कमेटी के तहत भारत में लाया गया था? सोरांसी कमेटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट्स सॉरी ड्यूटीज नो सर। कब लाया गया था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में। क्यों लाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज? हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों लाया गया था? किसी को पता है? बताइए। टेबल नंबर 3। क्योंकि सर फंडामेंटल ड्यूटी इसलिए लाया गया क्योंकि सर हमारे जो नेशनल फ्लैग है उनको लोग मतलब सम्मान भी नहीं कर रहे थे। कौन बताएगा किस कारण से लाया गया था? 1975 में हमारे देश में आर्ट रिबेलियन हुआ था, जिसके कारण लोग सार्वजनिक चीज़ों को रिबेलियन हुआ था। 25 इंटरनल डिस्टर्बेंस को आगे जाके आर्ट रिबेलियन नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक है। उसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि जब देश में फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए, जिसके तहत स्वर्ण सिंह कमेटी को गठित किया गया था। और 1976 में 42वां अमेंडमेंट के तहत क्या लाया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ कितने स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितना रिकमेंडेशन किया था? एक ऐड किया था, एक ऐड किया था उसमें 86वां कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बोला था कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंडेशन दिया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने? 8 दिया था। और अभी कितने वर्तमान फंडामेंटल ड्यूटीज? 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज जब आए थे तब कितने थे? जब आए थे तब 8 थे। 1976 में कितने थे? 10 थे। 10 थे। 11 कब ऐड किया गया? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्या है वो? उस समय उसको अमेंड कर दिया गया एक्ट। क्या है? मतलब टू प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर कंपल्सरी। इससे पहले कहाँ था ये? इससे पहले ये DPSP में था। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 45। वेरी गुड, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज सुनाओ।
to abide by the Constitution and respect its ideals, institutions, and national flag, national anthem, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. Third, to defend and render national service when called upon to do so, to uphold and protect the sovereignty, unity, and dignity of India, to promote the harmonious spirit of common brotherhood amongst all the people of India, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect the environment, and to strive to मतलब लोगों को ना हर एक स्फीयर में अपने आप को डेवलप करना है, जिसमें डेवलप करना चाहिए। तो कौन डेवलप करेगा? बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज। To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, national flag, national anthem, to cherish the ideal of nation struggle मतलब के बारे में, और इसके बाद to uphold and protect the sovereignty, integrity and unity of India, to improve and protect the natural environment like wildlife, forest, rivers, lakes and बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, हिंदी में। सामाजिक संपत्ति के साथ अपने राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे। दूसरा, जो भी लोग हमारे स्वतंत्रता के लिए जो भी अपने आदर्शों को देने के प्रेरणा को स्रोतों को बनाए रखेंगे, अपने हृदय में सजो रहेंगे। भारत की अखंडता, प्रभुता और एकता को बनाए रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। अपने जो भी सांस्कृतिक और भाईचारे की प्रभुता है उसको बनाए रखेंगे, और साथ ही पर्यावरण का रक्षा करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करते हुए जंगली जीव और जंगल को बढ़ावा देंगे। और जो भी सरकारी या सामाजिक संपत्ति है उसे हिंसा से दूर रहेंगे। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का प्रदान करेंगे। और हमारा कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के साथ साथ अपने राज्य को भी बढ़ावा देंगे, और राष्ट्र के साथ साथ और राज्य को भी बढ़ावा देंगे। पहला ऐसा कि हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को। दूसरा है कि हम फॉलो करेंगे फॉलो द आइडिया ऑफ नेशनल उस हिसाब से बोलिए, सोच के नहीं, वो करेंगे नहीं। पूरा बताइए फंडामेंटल ड्यूटी। आप बताइए मदर। Sir, abide by the Constitution and respect national anthem and national flag. Cherish and follow the noble ideas which inspired for the national freedom struggle. Third, render national service when called upon to do so. Fourth, sir, protecting the national integrity and unity of the nation. Fifth, developing a spirit of common brotherhood. Sixth, to protect the natural environment like lakes and to also protect the animals. Seventh, to historical monuments and public property को बचाएं, to conserve and also avoid violence. Sir, eighth Sir, eighth में रहेगा to give elementary education to 6 to 14 years. Ninth, sir, strive for excellence in all spheres of life so that country rises to higher value. Sir, develop scientific temper and humanity. Abide by the Constitution and render national service. Abide by the Constitution and respect national anthem, national flag. Follow the ideas of national struggle. Second, or third is protect sovereignty, integrity of the country. Fourth is render national service when called upon. Fifth, preserve, spread the common brotherhood. Article 6. Protect the natural environment. Seventh, spread the developing the humanity and scientific temper. Ninth one, preserve the monuments and
preserve the monuments and avoid non-violence. A strike for 10th one is a strike for excellence in all spheres of life. 11th one is to provide education to the children and the age of 6 to 14 years. बताइए टेबल नंबर 6 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं. To abide by the Constitution and respect its ideas and institutions and the national anthem and the national flag. Second, to follow and cherish the noble, to cherish and follow the noble ideals of which inspire our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, to uphold and protect the unity and integrity of the India. To defend the national services. To defend the country and render our national services when called upon to do so. 5. To promote the harmony and the spirit of common brotherhood amongst the all people of India, having linguistic, religious or regional or sexual diversities, to renounce practices to the derogatory of the dignity of women. To preserve and to value and preserve the composite culture of our rich. To value and preserve the rich heritage of our composite culture, and to protect the natural environment, including forest, wildlife, lakes, and have to compassion for all living creatures. To develop the scientific humor, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. To safeguard the public property and the actual violence. To strive toward excellence of space in individual and individual and the collective activities. To rise the to consider the national rise. Constant the national rise of higher level of achievement. Who is your parents or guardian to provide opportunity for the education between the word of 6 and 14 years. To abide by the Constitution, to respect its ideas, national flag and national song, to uphold the sovereignty, integrity and to uphold the sovereignty, integrity and unity of the nation, to cherish and follow the noble ideal of which struggle for freedom, to promote the national service and render service which for a to promote the spirit of common brotherhood, खबरदार बोला कोई तो बाहर निकाल देंगे हम. to safeguard the scientific temper, to protect the environment, to provide the education, to provide the all children to education between the 6 to 14 years. नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बताइए संविधान में अमेंडमेंट क्यों किया जाता है? सर किसी नई चीज को जोड़ने के लिए. कौन करता है? पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेचर करता है कि नहीं? पार्लियामेंट को संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत अधिकार है? 368. कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है? पार्ट 7. पार्ट 7 में है. कौन बताएगा आप लोगों को? बताओ मुझे. बात मत करिए. पार्ट 20 में ठीक है. बताओ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. पहली बात सर एनवायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग उसको फंडामेंटल और सुप्रीमेसी बनाने के लिए करते हैं. सुप्रीम लॉ बनाने के लिए फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ बनाने के लिए. और इसको एनवायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया था, क्योंकि पार्ट 20 में है और ये पार्ट 20 में और ये आर्टिकल 368 में आता है. सर हम लोग जानते हैं कि जो बिल जो होता है वो लोकसभा से होता है, पार्लियामेंट से आता है, राज्यसभा लोकसभा.
और इसमें स्टेट लेवल से कोई लोड नहीं होता बिल लाने में। और प्रेसिडेंट मतलब कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसको वो एक्सेप्ट भी करता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। कहाँ लाया जाता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है, कौन ला सकता है, इसके बारे में बताइए। इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट करता है, इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट करता है। एक सौ बोल Sir, it is introduced in Lok Sabha and the final decision is made by the आगे पास करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष फिर आगे पास कर देता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो सो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की मंजूरी होती है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट लोकसभा किसमें आ सकता है? लोकसभा राज्यसभा का रोल होता है, राज्यसभा का सर नहीं, राज्यसभा जाता है कि नहीं? राज्यसभा से आता है। Amendment can be introduced either of the house of the parliament, Lok Sabha or Rajya Sabha. Can be introduced any member, that is minister or a private member of Lok Sabha and Rajya Sabha. After President advice is not necessary for the amendment of the constitution. For the amendment of the constitution, 3 majority required: super majority, a special majority, and a special majority plus ratification of the half of the state legislation. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा बिल की आवश्यकता है? अमेंडमेंट तीनों में से किसी भी अगर फेडरल के बात में आता है तो स्पेशल प्लस रटिफिकेशन ऑफ द स्टेट और चेंजिंग ऑफ द increasing the number of judges in simple majority and economically weaker section. Provide 10% reservation in the economically weaker section. It is a special majority. Which constitution है? 103, that is in 2018. बताइए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ था? संकरी प्रसाद केस है। हाँ बताइए किसका नाम बताइए। संकरी प्रसाद केस in 1951, then thereafter Golabnath case in 1967, and then after 24th constitutional amendment 1921, then Keswanand Bharati case 1923, 42 constitutional amendment 1976, and then Minerva Mills. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर कब आया? बेसिक स्ट्रक्चर कब आया? संविधान में हमारे है कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर? नॉट डिफाइन नहीं है। और कब आया था? में केशवानंद भारती भारतीय क्या ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिक स्ट्रक्चर में? क्या उसके कंटेंट है? एग्जांपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बताइए टेबल नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, फिर प्रेसिडेंट के बारे में भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट टू इक्वलिटी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सोवर्निटी है, सेक्युलरिज्म भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फेडरल सिस्टम, Judicial review is the basic structure and fundamental rights. तो देखो एक और बड़ी वेलफेयर ऑफ द स्टेट, क्या? वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर और कुछ नहीं। टेबल नंबर 6 the supremacy of the business क्या सुप्रीमेसी है? अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं बताइए? टेबल नंबर 3 104 करंटली अमेंडमेंट के बारे में बताइए। 1990 से लेकर 104 तक 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एनजेएसी से हुआ था।
NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। सुबह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू GST 102 ग्रोस जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोगों में से कौन बताएगा जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। हाँ 102 में हुआ था कि जिसमें अगर मैं कभी फ्यूचर बढ़ाना तो ओबीसी को मतलब दिया गया था, और 103 में दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और 104 में अगर मैंने कभी SC ST को अगर जरूरत पड़े तो हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं रिजर्वेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट में आते हैं पार्लियामेंट में। आप बताइए टेबल नंबर 5 पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं? हाँ 5 प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 52, लोकसभा राज्यसभा इन 80 एंड लोकसभा इन 81। पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? पार्लियामेंट पूरे पार्लियामेंट की चर्चा 79 से 122। राज्यसभा क्या कौन सा हाउस है? सर राज्यसभा अपर हाउस। राज्यसभा के बारे में कुछ बताइए। कौन लगा? राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 252 है। सुनिए ना सर, आप ये कौन है? कौन है? सब बोल रहा है। सर बोलिए बोलिए। maximum strength 252, state में 238 and 12 nominated by president on the field of socially literature and etc. and present strength है 245, 229 from states, 4 union territories and 12 appointed by president. किस यूनियन टेरिटरी से? सर दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक। और लोकसभा के बारे में बताइए। नेक्स्ट लोकसभा में लोग डायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं, और लोकसभा का मैक्सिमम सीट है 552 और प्रेजेंट का सीट है 545, लेकिन इसको 104 अमेंडमेंट के तहत 2 एंग्लो इंडियन का सीट था वो कम किया गया था, तो 550 हो गया था मैक्सिमम सीट, और प्रेजेंट का 543। और लोकसभा का 10 और 2 किसको हटा दिया गया? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होता है? जो फॉरेनर्स। फॉरेनर बताओ, एंग्लो इंडियन कौन होता है बताइए। तो उनके आर्ट साइंस प्लेयर है सर। मैंने बोला एंग्लो इंडियन कौन होता है? आंग्लो भारतीय जिसको हिंदी में बोला जाता है, बताइए। जो सर जिसमें दोनों हो। बताइए। सर जैसे 1947 में जब कंट्री आज़ाद हो गया था तो कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह गए थे, फिर उनका जो जनरेशन यहाँ के लोगों से शादी कर लिए थे फिर ठीक है, विदेशी हो यहाँ से शादी करता है, वो लड़का हो लड़का, उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। अब दोनों क्या हो? हाँ तो एंग्लो इंडियन के लिए कितने यहाँ पे लोकसभा में सीट थे? सर 26। कब हटा दिया गया? सर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटा दिया गया था 2019 में, और इस 17th लोकसभा सेशन में हटाया गया था, और आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन आता वो है। एंग्लो इंडियन को कौन चुनता है? कौन चुनता था? प्रेसिडेंट। और स्टेट में कितने एंग्लो इंडियन होते? स्टेट में एक कौन से आर्टिकल के तहत एंग्लो इंडियन को था? 345। कौन से था? टेबल नंबर 7 343। बताओ। टेबल नंबर 3 334। सेंट्रल और स्टेट दोनों में कौन सा आर्टिकल था? सेंट्रल स्टेट दोनों में। हाँ 334। सबसे ज्यादा कहाँ पे लोकसभा के सीट? टेबल नंबर 1 कितना? 400। हमने क्या बोला? लोकसभा के सीट 343।
मैंने पूछा कि लोकसभा का सीट यूपी में कितना है? 80 80। और राज्यसभा का 31 31। और स्टेट असेंबली का बिहार का यूपी में कितना है? 15 स्टेट असेंबली में यूपी का सीट कितना है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा 15 403 कितने हैं? 403। और बिहार के कितने हैं लोकसभा का? 40 और राज्यसभा में 16 और स्टेट असेंबली में? स्टेट कितना है स्टेट असेंबली का? हाँ 29 243 तमिलनाडु को कितना है क्या स्टेट असेंबली में? स्टेट असेंबली में तमिलनाडु को कितना है? 182 आपको बताएंगे क्या? तमिलनाडु को कितना है? 288 288। और बंगाल का कौन बताएगा? स्टेट असेंबली बंगाल का 294 लोकसभा का सीट लोकसभा का सीट बंगाल में बंगाल बंगाल का यही 243 तो बताएगा 42 कितने हैं? 42 61 अमेंडमेंट के बारे में बताओ। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुए थे? 61 अमेंडमेंट 1988 में हुआ था। 21 ईयर से वोटिंग एज को घटा के 18 ईयर कर दिया गया। एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार का जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रयोग किया गया था। लोकसभा का बताओ एज क्या है चुनाव लड़ने का? लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 25 और लोकल पंचायत का लोकल पंचायत का 35 से ऊपर कितना? 35 से 30 से ऊपर आप बताओ उसको टाइप करो। लोकल पंचायत बताओ कितना एज है? 25 से ऊपर लोकल पंचायत 21 और राज्यसभा का राज्यसभा का 30 और लोकसभा का 25 प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एज 35 35। बताइए स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन से आर्टिकल में उसका दिया हुआ है? सर 93 वेरी गुड। लोकसभा स्पीकर के कुछ पावर्स के बारे में बताइए। सर लोकसभा स्पीकर जैसे ही इज द सर वो वहाँ पे मेन चेयर पे बैठा होता है और जैसे किसी से उसका मतलब पूछना होता है कुछ और या फिर किसी से खड़ा करके पूछता है कि आपका मतलब क्या है। बताइए कुछ पावर्स बताइए। During the joint sitting, he proceeds the house, and anyone had to provide short notice. Then he gave the notice to the Lok Sabha speaker. प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताइए। प्रोटेम स्पीकर Protem speaker is belong to Article 95. क्या काम है? प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है? जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है फिर जब नया लोकसभा री इलेक्ट होता है तो उस समय जब न्यू स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए मतलब वोट किया जाता है तो उस समय जो कुछ समय रहता है तो उस दौरान प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया गया कोई वरिष्ठ युवा वहाँ वरिष्ठ युवा मतलब जो पूरे वरिष्ठ भी है युवा भी। वरिष्ठ लोग मतलब सब बताइए टेबल नंबर 7 प्रोटेम कौन होता है उसका काम क्या होता है? इसका मतलब है कि
जैसे कि प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर को दिलवाता है और कुछ मिनिस्टर को दिलवाता है, तो पूरे मेंबर एमपी को तो नहीं दिलवा पाएगा। तो वो प्रेसिडेंट 545 में से ये देखता है कि उसमें से सबसे सीनियर कौन है, उसको बुलाता है, उसको प्रोटेम स्पीकर का शपथ मतलब वोट दिलवा देता है और वो जाता है लोकसभा में, और जो बाकी बचे एमपी हैं वो उसको वोट दिलवा देता है और उसी समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इलेक्शन भी करवा देता है। वेरी गुड। व्हीप क्या होता है? व्हीप पॉलिटिकल पार्टी का एक मॉनिटर की तरह काम करता है, जो कि सबका अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं पार्लियामेंट में बैठने के लिए, और ना वो ना सपोर्ट भी करता है अपने पॉलिटिकल पार्टी का हर एक इशू पे। यदि व्हीप ने नहीं किया तो क्या होता है? जैसे व्हीप जो है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आज व्हीप जारी कर दिया गया, तो व्हीप जारी करने का क्या अर्थ होता है? तो व्हीप जो है रिलीज कर दिया गया, बताइए व्हीप रिलीज मतलब क्या होता है? आज व्हीप रिलीज कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, आज व्हीप जारी किया गया, इसका अर्थ क्या होगा? व्हीप कब जारी किया जाता है? आफ्टर रीअसेंबली सर, आफ्टर जब रीअसेंबली होता है ना सर, उस समय व्हीप जारी किया जाता है। व्हीप जारी करने का अर्थ किसी को पता है? व्हीप कब जारी किया जाता है, बताओ संदीप। जितने भी पार्टीज होते हैं उनमें से एक मेंबर को दिया जाता है और वो क्या करता है कि देखता है वो पार्टीज मेंबर वो काम कर रहे हैं। बताओ सर, एक पार्टिकुलर इशू पर कोई फेवर और अगेंस्ट। वेरी गुड। किसी पार्टी सर मैम पार्टी जो होता है, अब किसी जो पार्टी का स्टैंड होता है, मान लीजिए कोई पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस ने व्हीप जारी किया, तो कांग्रेस का किसी मुद्दे पर क्या उसका पार्टी का स्टैंड रहता है वो जारी करता है। इसका मतलब जो भी पार्लियामेंट में व्हीप जारी किया जाएगा तो उसके जितने भी मेंबर है उसमें उसको समर्थन देना पड़ता है, उसी को व्हीप रिलीज का अर्थ ये होता है कि आप पार्टी के जितने भी मेंबर है, आप पार्टी के जो सोच पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। यदि आप खड़ा नहीं रह पाइएगा तो क्या होता है बताइए, टेबल नंबर 1। यदि व्हीप में कोई सदस्य इनकार कर दिया जाए, उसके स्टैंड से जो है खड़ा नहीं है, उसके बातों से सहमत नहीं है, तो क्या होगा? सर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा कहाँ किया गया है? 10th शेड्यूल। कौन सा अमेंडमेंट बताइए? 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। कौन से? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। वेरी गुड। कितने कुल टोटल सेशंस होते हैं? सेशन टोटल 11। पार्लियामेंट के कुल कितने सेशंस होते हैं बताइए आप, कौन कौन से? एक होता है मेजॉरिटी स्पेशल। बताओ। टेबल नंबर 7। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर। सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है? सर बजट सेशन। वेरी गुड। बताइए क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर ना पार्लियामेंट सिटिंग का फर्स्ट कौन आवर सा टाइमिंग क्या होता है क्वेश्चन आवर का? पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर का टाइमिंग फर्स्ट सिटिंग जब होता है पहला आवर उसको पहले आवर क्वेश्चन आवर करता है पहले आवर को कितने बजे कितने बजे तक? 11 से 1। 11 से 10 से 11 होता है। 10 से 11 क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है? एमपीज जो होते हैं मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी एमपीज जो है प्राइवेट मेंबर से एमपी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है कि ओरल में जवाब देना, ओरली में जवाब देना। ठीक है। और अनस्टार मतलब? अनस्टार यानी कि रिटेन में जवाब देना और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड। वेरी गुड। और स्टार में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर कैन, यस सर। बिल कितने प्रकार से होते हैं? बिल इसी प्रकार के ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। बताइए तीनों बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल। हाँ तीनों बिल। ऑर्डिनरी बिल जो कि सर हम ऑर्डिनरी बिल में सर फाइनेंशियल बिल नहीं आता है।
और इसमें सर बिना कोई लोकसभा स्पीकर के रेटिफिकेशन से लाया जाता है और बिना कोई प्रेसिडेंट के सम्मति से भी लाया जा सकता है। और सर ये राज्यसभा में सर ये डिजोल्व भी हो सकता है, डिजोल्व भी कर सकता है और ये अपने साथ एक मंथ तक रह भी सकता है। मनी बिल के बारे में बताइए। सर मनी बिल इंक्लूड द सब्जेक्ट लाइक टैक्सेशन और मनी बिल को लोकसभा विच आर्टिकल? सर 110। हाँ, मनी बिल क्या है? मनी बिल तो टैक्सेशन आता है उसमें, और मनी बिल जैसे लोकसभा में उसको प्रपोज किया जाता है और इसका फाइनल डिसीजन कि कोई मनी बिल है या फिर नहीं तो ये लोकसभा स्पीकर देता है और इसमें पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है कि नो सर, स्टेट लेजिस्लेशन में होता है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 198। वेरी गुड। कोरम क्या होता है, कौन बताएगा? आप बताइए टेबल नंबर 3। कोरम? हाँ, कोरम का मतलब है कि सदन को चलाने के लिए मैक्सिमम लोग प्रेजेंट में चाहिए सदन में। कितना होना चाहिए? 1/10। ठीक। नहीं तो अगर 1/10 प्रेजेंट नहीं है, 2-3 मेंबर हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। शॉर्ट क्वेश्चन नोटिस क्या है? उसे ओरली जवाब देना रहता है 10 दिन के अंदर मिनिस्टर को। 0 आवर क्या है? 0 आवर ये जस्ट क्वेश्चन आके बाद लाया जाता है, कोई पब्लिक कोई मैटर अगर रिसेंट में उठाना है। कितने तरह के कमेटी होते हैं पार्लियामेंट कमेटी? कुछ कमेटी के नाम बताइए। पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, एस्टिमेटेड कमेटी। एस्टिमेट कमेटी में कौन लोग होते हैं? एस्टिमेटेड में तो लोकसभा के होते हैं 30 मेंबर होते हैं इसमें। लोकसभा के होते हैं और 30 मेंबर होते हैं। और उसके बारे में कुछ बताइए। एस्टिमेटेड कमेटी में ये लार्जेस्ट कमेटी है, सबसे बड़ी कमेटी। दूसरी कमेटी का नाम बताइए। सर पब्लिक ऑर्डर कमेटी, ये 31 होता है, इसमें 31 होता है और 21 फ्रॉम लोकसभा और 10 फ्रॉम राज्यसभा। और Committee of Public Undertaking. It is similar to Public Account Committee. And fourth one is Committee of Governmental Committee. इसमें 31 मेंबर होते हैं, जिसको 21 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में होते हैं। फंड के बारे में बताइए, पार्लियामेंट्री फंड के बारे में। कितने तरह के फंड होते हैं? 3 प्रकार के फंड होते हैं। ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 266 एंड Public Account Fund of India in 266, Article 266, and Contingency Fund of India in 267. Very good. प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताइए, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत पावर्स बारे में दिया गया है प्राइम मिनिस्टर का? 75। 75। वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? इंडिया को पीपल। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? शपथ? ओथ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का क्या होता है? एक्स ऑफिसर। चीफ मिनिस्टर के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 261। 164। पूरे स्टेट लेजिस्लेचर को कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया? सर 163। 163। वेरी गुड। कितने तरह के मिनिस्ट्री होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और वाइस मिनिस्टर होता है। कौन बताएगा? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में कितने मेंबर होते हैं? मिनिस्टर के 15 से 20। किचन कैबिनेट कौन है?
किचन कैबिनेट छोटा ग्रुप होता है 2 से 3 से 4 मेंबर का, और इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। और ये ना बताएं इसमें सब फेथफुल मेंबर्स होते हैं। किचन का इसमें ना हम देश के ना मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने सदस्य होते हैं? काउंसिल ऑफ 60 से 70 60 से 70 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 से 70 कितने परसेंट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल स्ट्रेंथ का? 10%। बताइए। 15%। यूनियन टेरिटरी में 38%। यूनियन टेरिटरी में कितने मिनिस्टर होते हैं? 10%। किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया? 91st Constitutional Amendment, 69 Constitutional Amendment 1991। 1991 कौन से आर्टिकल किसको लाया, किसमें 10% था, कौन से स्टेट में? दिल्ली में 70 नंबर कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल्स 239A। कलेक्टिवली रिस्पांसिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि यदि लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देता है तो सभी जो काउंसिल मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन देना पड़ेगा। और कलेक्टिविटी रिस्पांसिबिलिटी का क्या अर्थ होता है? ऑल द काउंसिल मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। किस आर्टिकल के तहत? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 के तहत। स्टेट लेजिस्लेचर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? स्टेट लेजिस्लेचर में 4 मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें 550 मिनिमम स्ट्रेंथ 550 550 मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? 50 क्वेश्चन रिपीट। स्टेट लेजिस्लेचर में मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? 30। अब बताइए नेशनल इमरजेंसी के बारे में कुछ। नेशनल इमरजेंसी सर, नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, जो कि सर इसको रिवोकेशन प्रेसिडेंट करता है। और मतलब हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, जो कि 1962, 1971 और 1975 में। किस कारण से? 1962 में चाइनो एग्रीगेशन के कारण, और 1971 में इंडो पाकिस्तान वार के कारण। किसके कारण? चाइना एग्रीगेशन, मतलब चाइना की लड़ाई नहीं करते। चाइना एग्रीगेशन एक्शन, हाँ। और 1971 इंडो पाकिस्तान वार के कारण, और 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण हुआ। ठीक है। और सर नेशनल और इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसको 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977 से हटा दिया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण नेशनल इमरजेंसी कब लगा था? 1975 तारीख जून 26 जून 24 जून कौन बताएगा? 1 जून कौन बताएगा आपको? 25 जून 25 जून 1975 किसके कारण लगा था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा तो और क्या क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी से लगेगा कि जो पूरा पावर सेंटर के पास आ जाएगा। ठीक है। और इसमें सर जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मतलब इसमें मतलब रिकॉन्सिडरेशन नहीं कर सकते, मतलब इसमें। और 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977 के तहत इसमें मतलब अगर मैंने 1/10 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगर वो करेंगे मतलब तो राइट। सर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1978 में जो 1975 में इमरजेंसी लगा था, तो उसमें मोरारजी देसाई जो उस टाइम के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टाफ कमीशन को अपॉइंट किया टू लुक इनटू द 1975 emergency. After that, the internal disturbance concept was removed by the armed rebellion concept. In the legislation, when there is national emergency, then Parliament can make law on both central and state list, and the laws which are made will expire on the
April to 31 March। साइलेंट होकर बैठे हैं। कितना देर में आपको बोल देना पड़ता है? 6 मंथ का देंगे और फिर इसके लिए 1 साल का बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर ये इंडिफिनिट पीरियड के लिए रह सकता है। और कौन सा कमीशन आएगा? चेक करके कौन सा कमीशन? स्टेट इमरजेंसी के बारे में क्यों लगता है? जब भी गवर्नर प्रेसिडेंट को ये बता दे कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब कॉन्स्टिट्यूशन के मायने में नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में आर्टिकल 365 क्या है? आर्टिकल 365 if a state go in another direction according to center, then it is official for the president to apply president. आर्टिकल 355 क्या है? आर्टिकल 355 जो स्टेट लेजिस्लेटिव का जो पावर होगा वो सेंटर के पास हो जाएगा। और ये स्टेट इमरजेंसी में जो है ये के पास क्या प्रभाव पड़ता है? स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद राज्यों में क्या प्रभाव पड़ता है? कौन से कॉन्सिक्वेंस होते हैं? राज्यसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव का जो पावर होता है वो गवर्नर के हाथ में चलता है, और गवर्नर का जो पावर होता है प्रेसिडेंट और क्या होता है? और 1 साल के लिए वो बढ़ जाता है, 1 साल के लिए बढ़ जाता है। कितने दिनों तक स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए, मतलब 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। मतलब आर्टिकल 358 और 359 में क्या अंतर है? आर्टिकल 358 में लगेगा आर्टिकल 19 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और आर्टिकल 359 लगेगा तो 20 और 21 कुछ और फंडामेंटल राइट्स हट जाएंगे। तो आज के लिए हमारा यही डिबेट था जीएस का, और आप लोगों को और मेहनत करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है दूसरे स्टूडेंट्स को जो है मौका दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बैठो, साइड हो जाओ, बीच में से रास्ता साइड हो जाओ। बीच में से रास्ता तो और चलो जरा, बिना चलो जरा। सबसे पहले तो हम लोग प्राइज देते हैं, और वो आप बताएंगे कि इन 8 में सबसे बेहतर किसका परफॉर्मेंस है। एक ही होना चाहिए, जब बोलेंगे तब बताइए, थोड़ा 2 मिनट सोच लीजिए। और अभी हम लोग प्राइज देंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही आज हम लोगों ने जो इस सप्ताह ऐसे राइटिंग हुआ था उसका रिजल्ट आज हम लोग ने दिया है। मेडल लेके आओ, उसमें रखा हुआ और 10 बच्चों का लिस्ट है। 10 नंबर पे एमडी मजहर क्लास 10 के, हिंदी 31 और इंग्लिश 38, यानी टोटल 69। उसके बाद प्रशांत पाल 9 नंबर पे हैं, 71 टोटल है। मनीषा यादव 72 क्लास 8, और अहाना असलम 10 भी 74 आया उनका। श्वेता 78, आलिया महदिस 82 हैं, शांति 82 और हुमैरा 85 और गुनगुन का भी 85। विनर मंतसा आफ्ताब में आ जाइए 86 नंबर के साथ। होता है 42 हिंदी में और इंग्लिश में 44, 86।
ताली बजाएं। और साथ ही हमारे गंगा झा सर बताएंगे आज के डिबेट का विनर। सर प्रशांत पाल। प्रशांत पाल। प्रशांत पाल ने बहुत सारे सब्जेक्ट में, मुझे लग रहा है हिंदी में भी इन्होंने प्राइज़ लिया, आज जीएस में भी लिए, बहुत सारे पिछले 3-4 बार से क्लास 10 में यही बेस्ट कर रहे हैं। और भी आप लोग मेहनत करें और जिस तरह से आप बेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद है कि बोर्ड का एग्ज़ाम भी आपको सबसे अच्छा होगा। और जो हम लोगों ने, हम लोग की भी उम्मीद है, स्टूडेंट से हम लोग क्यों ये काम कर रहे हैं, उम्मीद कि बेस्ट परफॉर्म, हम 100%, 99% कैसे काम करें। और मुझे लगता है कि वो ज़रूर होगा और एक रिकॉर्ड बनेगा जिससे हम लोग स्टेट लेवल पे एक परफॉर्मेंस निकल करके आएगा कि नहीं, मोहनिया में, भभुआ जिला में एक स्टूडेंट 99% CBSE में लाया, क्योंकि CBSE में 95, 96 बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन 99 पे जाते हैं तो मायने रखता है। इसी के साथ आप भी सोच करके और मेहनत करिए, क्योंकि जब प्राइज़ मिलता है ना तो और पावर बढ़ जाता है, या अपने अंदर और भी उमंग आने लगता है कि हम और अच्छा करें और पढ़ें, है ना, इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर अगले बार और अच्छा होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीक यानी इसी शनिवार को आने वाला मैथ का हम लोगों ने रखा है, जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन आएगा, बनाना है, बाकी वो डिबेट नहीं होगा, क्विज होगा। लेकिन क्विज में फ़र्क सिर्फ यही होगा कि उसमें ऑप्शन यानी ABCD ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सारा सब्जेक्ट बनाओगे फिर आंसर आप बताओगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का, और सबसे पहले गणतंत्र। ओके।